Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 laws of power या सत्ता के 48 नियम। तो चलिए हम लोग जाते हैं रूल नंबर 31 की तरफ। ये रूल नंबर 31 बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आप कहोगे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि ये कोर्स ही इम्पॉर्टेंट है, हम सबके लिए ये कोर्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो रूल है इसका उपयोग आज के ज़माने में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो कुछ भी संशोधन करने वाले जो लोग होते हैं, वो गुनहगारों को खोजने वाले लॉयर्स और सबसे ज़्यादा एमएलएम वाले ये लोग करते हैं। इसका उपयोग ये लोग करते हैं, इस रूल का उपयोग। अब ये रूल ये कहता है कि जब आपको किसी से कुछ मांगना हो या किसी से कुछ काम करवा लेना हो या किसी से आपको कुछ चाहिए, दूसरा जब भी इन्वॉल्व होता है आपके सामने प्रोसेस में, उस वक्त कभी भी उसको अल्टीमेटम मत दो। उस व्यक्ति को या सामने वाले को एक और एक ही पर्याय मत दो। अगर आप ऐसा करोगे तो उसको लगेगा कि आप डिक्टेट कर रहे हो, मतलब आप हुक्म दे रहे हो या आप डिक्टेटरशिप कर रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। आप देखिए, जब आप मॉल में जाते हो या शॉपकीपर के पास जाते हो, सपोज आपको कोलगेट चाहिए, ठीक है, आप दुकानदार के पास जाते हो तो दुकानदार कहता है कि मेरे पास कोलगेट तो नहीं है, लेकिन ये ABCD ये 4 टूथपेस्ट है, आप ये भी सारे अच्छे हैं, आप देखो ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो अभी क्या हुआ, आपके पास चॉइस है, आपने वो 4 में से एक सिलेक्ट किया और आप घर चले आए पैसे देकर। अगर दुकानदार ने ऐसा कहा होता तो कोलगेट नहीं है, ये पेप्सोडेंट है, यही लेना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे, साला ये तो मेरे ऊपर थोप रहा है, ये नहीं चाहिए, मैं दूसरे दुकान से लूँगा। दोनों में आप दुकानदार की मर्जी से ही खरीद रहे हो। वहाँ भी आपको क्या चाहिए था, कोलगेट चाहिए था, आपने क्या लिया, दूसरी टूथपेस्ट ले ली जो उसके पास थी। लेकिन फर्स्ट केस में आपको लगा कि चॉइस आपने की है, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, राइट। और सेकंड केस में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो आपको लगा कि ये आपको शेंडी लगा रहा है, मैं क्यों लूँ इसके पास एक ही है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं दूसरी दुकान जाता हूँ। यही ट्रिक जो है ना, वो हाल ही में एप्पल ने शुरू की है। आईफोन के जो दाम होते थे, सपोज अगर उन्होंने मॉडल्स निकाले A, B और C, ओके, A लोअर मॉडल है, B एक मिडिल मॉडल है, C और एक मॉडल है, और D एक टॉप मोस्ट मॉडल है, D। ये 4 मॉडल अगर उन्होंने निकाले, वो लोग क्या करते हैं पता है आपको, A मॉडल जो है वो 50,000 का है, B मॉडल जो है वो 75,000 का है, D मॉडल जो है वो 1,25,000 का है, और C मॉडल जो है वो 1,10,000 का है। अब देखिए, A और B के बीच में 25,000 का डिफरेंस है, B और D के बीच में 75,000 का डिफरेंस है, लेकिन C और D के बीच में सिर्फ 15,000 का डिफरेंस है। ओके, जब आप फ़ोन लेने के लिए जाते हो तब हर एक को तो बेस्ट ही चाहिए, टॉप मोस्ट ही चाहिए हर एक को। तो आप देखोगे अरे ये तो 1,25,000 का है, तो हम एक काम करते हैं, ये 50,000 का है, 50,000 का 75,000 कम है, मतलब कुछ तो कम रहेगा, इतना बजट 1,25,000 तो नहीं है, तो C ले लेते हैं क्या, सिर्फ 15,000 का ही डिफरेंस है। तो आपका फ्रेंड बोलेगा अरे यार इसमें तो 15,000 का ही डिफरेंस है, तो क्यों 15,000 के लिए इतना कर रहा है, वो ले लेना ऊपर का। तो आप वो ले लेते हो। उन्होंने क्या किया, उनको चाहिए था आप वो मॉडल खरीदे या ये मॉडल खरीदे। ये एक्चुअली C मॉडल जो होता है ना उनका, वो ज़्यादा उसका सेल ही नहीं होता है, क्योंकि जो आदमी C लेने की ठान लेता है वो 10,000 थोड़ा सा ऊपर जाके टॉप मोस्ट मॉडल ले लेता है। तो मतलब उनका मेजर सेल होता है A, B और D, C का नहीं होता। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोला होता कि A है 25,000, 50,000 और 1,25,000,
तो आप बोलेंगे यार सेकंड और इसमें 75,000 का डिफरेंस है, इतना मेरा बजट नहीं है, मैं 50,000 का ही लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरा चॉइस ही नहीं दिया गया। एक्चुअली कंपनी को चाहिए कि आप टॉप मोस्ट खरीदी करें, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आते हैं वो लोग और आपको लालच देते हैं कि अरे ये तो तू ले रहा है ना, तो 10,000 ज़्यादा दे तो ऊपर आ जाएगा। और यही जो ट्रिक है, जो मार्केटिंग ट्रिक है, वो आजकल हर एक प्रोडक्ट को यूज़ की जाती है। हाई लेवल प्रोडक्ट्स को, टीवीज़, फ्रिज, कैमराज, आपके वॉचेस, देन मोबाइल फ़ोन्स, ये सब में ये ट्रिक होती है, यही ट्रिक यूज़ की जाती है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर एप्पल ने सिर्फ एक ही फ़ोन निकाला तो लोग वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ये कंपनी मोनोपोली खेल रही है, उनको जो चाहिए वही हमें बेच रही है। इसलिए कंपनी ऐसा नहीं करती कभी। सेकेंड थिंग है कि ऑप्शन जब भी आपको मिलता है तब आपको लगता है कि ये आपका डिसीजन है, कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर रहा। ओके, एमएलएम वाले भी यही करते हैं। एमएलएम से पहले मैं अगर पुलिस की वगैरह बात करूं तो पुलिस आपके सामने कभी अल्टीमेटम नहीं रखते, आपके सामने हमेशा 2 चॉइस रखते, 2 चॉइस 3 चॉइस रखते। यार एक तो मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा, नहीं तो तू माफ़ी का साक्षीदार बन जा, नहीं तो तू मुझे 1 लाख रुपया दे के छोड़ दे, 1 लाख रुपया दे, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अभी एक्चुअली उसने अगर बोला पुलिस वाले को क्या चाहिए, 1 लाख रुपया ले और जा, लेकिन उसने क्या किया, उसको जो ऑप्शन चाहिए था उससे भयंकर 2 ऑप्शन उसने दिए, ऐसे ऑप्शन जो सामने वाला कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अभी सामने वाला थर्ड ऑप्शन जो उससे कम वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता है। ओके, और उसे लगता है कि वो चॉइस उसने किया है, उसका डिसीजन है, ये मुझ पर थोप नहीं रहा है वो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैं तुझे मारूंगा तो मारूंगा ही, कहीं ना कहीं तो मैं तुझे मारूंगा ही। ओके, अभी एक तो मैं तेरे गाल के ऊपर एक फाइट बॉक्स मारूंगा, एक पंच मारूंगा, या फिर पेट में जोर से एक लात मारूंगा, या फिर तेरे बैक पर एक लात मारूंगा। अभी तू डिसाइड कर। तो एक्चुअली मुझे आपके बैक पे लात मारनी है, लेकिन मैंने उससे 2 भयंकर ऑप्शन आपको दिए, पेट में लात मारता हूँ, नहीं तो गाल पे पंच मारता हूँ। तो आपने क्या कहा, फिर आपने ये सोच, आपके मन में ही नहीं है कि तू मुझे क्यों मारेगा, लेकिन मैं क्यों मार खाऊं। आपका मन दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है, नहीं नहीं तू मेरे बैक पे एक लात मार। आदमी का मन ऑटोमेटिकली उसे एक्सेप्ट, आदमी का मन ऑटोमेटिकली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है जब उसे चॉइस दिए जाते हैं, भले वो चॉइस कुछ भी हो। अब एमएलएम वाले भी यही करते हैं। एमएलएम वाले क्या करते हैं, आप कभी गए हो एमएलएम की मीटिंग्स में वगैरह, वो आपको सीधा सीधा पूछते हैं, उनके भी प्रोडक्ट रेंज जैसे ही होते हैं, वो आपको पूछते हैं मैं चेक लेने कभी आऊँ, तो मैं चेक लेने के सो एंड सो भेजता हूँ, वो वगैरह वगैरह 2-3 ऑप्शन देते हैं। और फिर आपका मन जो होता है वो 2-3 ऑप्शन के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो उसका रीज़न कभी देखता ही नहीं है, रीजनिंग कभी होता ही नहीं है उसका। तो यही है रूल नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। मैं डील कर रहा हूं, कार्ड्स मैं फेंक रहा हूं और आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि मैं आपको चांस दे रहा हूं सिलेक्शन का, आपको यह पता ही नहीं चलता कि आप मेरी मर्जी के मुताबिक खेल रहे हो। ये चारों कार्ड मेरे फायदे के हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का आपने ABCD कोई भी फ़ोन लिया तो भी वो एप्पल के फ़ायदे का ही है। ठीक है, पुलिस का अगर तीनों ऑप्शन, इनकाउंटर, 1 लाख और साक्षीदार बन गया, तो ये पुलिस के फ़ायदे का ही है। इनकाउंटर किया तो भी उसको कुछ अवार्ड मिलेगा, माफ़ी का साक्षीदार किया तो भी उसको केस सॉल्व करने का श्रेय मिलेगा, 1 लाख रुपया मिला तो पैसा मिलेगा। तीनों ऑप्शन जो है वो उसी के फ़ायदे के हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप सिलेक्ट कर रहे हो, इसलिए आप कोई एक एक्सेप्ट करते हो। ओके, दूसरों को अपने पत्ते खेलने पर मजबूर करें, दूसरों को मजबूर करें अपने पत्ते खेलने पर। लेट अस सी द फर्स्ट रूल, मेक पीपल योर पपेट्स एंड गिव देम ऑप्शंस टू लेट देम फील दे हैव द कंट्रोल।
लोगों को अपनी कठपुतली बनाओ, पपेट, जो आपके इशारे पे नाचेंगे। आपको पुलिस वालों की और एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने खुद देखी हुई ट्रिक है। 2-3 ऑफिसर्स होते हैं। एक ऑफिसर आपके साथ बहुत सख्ती से और ज़बरदस्त प्रेशर डाल के बात करता है, तो दूसरा आता है और वो उससे एक लेडी थी, लेडी के साथ कुछ तो इंसिडेंट हुआ था और वो ऑफिसर उसको डरा रहा था, ये होगा वो होगा, ऐसा क्या चिल्ला रहा था ये वो। तो दूसरा ऑफिसर आया और उसने कहा, अरे क्या है, तुझे समझता नहीं क्या, लेडीज से ऐसे बात करते हैं, मैं देखता हूँ, तू जा। तो बोला, ये देख, आगे कुछ हुआ ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। तो बोला, हाँ हाँ चल मैं देख लूँगा। मतलब वो लेडी के सामने वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। ये कह रहा था कि ठंडे दिमाग से लो, उसको टॉर्चर मत करो, ये मत करो, मैं कर लेता हूँ। और वो चढ़ के बैठा था, नहीं मैं यही करूँगा, इस तुम्हें पता नहीं है ये लोग कैसे होते हैं वगैरह। आफ्टर ऑल वो सेकंड ऑफिसर ने उसको बाहर भेज दिया। फिर वो लेडी के साथ सॉफ्टली पेश हुआ। वो लेडी ने धड़ाधड़ बता दिया उसको सब। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सॉफ्टर ऑप्शन आ गया। पहला ऑप्शन इतना हार्श था कि वो करने वाली ही नहीं थी, नहीं मैं नहीं बताऊंगी नहीं। लेकिन सेकंड ऑप्शन उसके पास आ गया जो सॉफ्टर था। लेकिन दोनों ऑप्शन उनके प्लान के हिसाब से ही थे, उनके डिसाइड किया हुआ ही प्लान था वो, लेकिन वो हो गया क्योंकि उसको लगा कि अब मैं सिलेक्ट कर रही हूं कि मुझे क्या करना है। ओके, लेट अस सी। Force them to choose between the lesser of two evils, both of which serve your purpose. जब भी आपको किसी को 2 ऑप्शन देने हो तो याद रखिए एक ऑप्शन बहुत टफ होना चाहिए। जनरली ये चीज़ HR डिपार्टमेंट के काम आती है। अगर किसी ने कुछ झोलझाल किया हो या किसी को निकालना हो, कंपनी से निकालना हो विदाउट गिविंग एनी रीज़न, तो उसको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो हम तुम्हें मेमो दे के तुम्हारा पूरा ये खराब करके, तुम्हारा जो बायो है वो पूरा ख़राब करके निकाल देंगे हम लोग। एंड सेकंड ऑप्शन इज़ यू टेक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट, तुम्हें ये बेनिफिट मिलेंगे, आप सिलेक्ट करो क्या करना है। और ये जोक नहीं है, लाखों लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, ऐसे लाखों लोगों ने। क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन उनको दिया गया था वो बहुत डेंजरस था, तभी उनको डराया गया कि बाद में पता नहीं तुम्हें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी कंपनी पैसा नहीं दिया तो जाओ कोर्ट में, फिर लड़ो 15 साल वहाँ पर, नहीं तो अभी वॉलंटरी ले लो और खुश हो जाओ। और आदमी हमेशा सोचता है, अगर आप नहीं सोचते तो ये सोचो, 1 साल बाद मिलने वाले 1 लाख रुपए से आज अभी मिलने वाले 10,000 रुपये ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि 1 साल के बाद की गारंटी किसी की नहीं है, आपकी खुद की नहीं है। कल आप सुबह उठने वाले हो ये भी गारंटी नहीं है। तो जो इमीडिएटली जो आपको मिल रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे एक बहुत ही डेंजरस ऑप्शन जो आपको चाहिए ही नहीं, आपने सिर्फ क्रिएट किया है उसको, वो कभी होने वाला है नहीं। आपको जो चाहिए वो थोड़ा माइल्ड ऑप्शन है, तो लोग ऑटोमेटिकली सेकंड ऑप्शन लेंगे, द लेसर ऑफ द 2 एविल्स बोथ ऑफ विच सर्व योर पर्पस। दोनों आप ही के फायदे के, आप ही का काम करने वाले, लेकिन उसे लग रहा है कि सारा इसको तो सिलेक्ट मैंने किया, दिस इज माई चॉइस। लेट अस सी द थर्ड वन। प्रेजेंट ऑप्शंस बट कलर वन यू प्रिफर एज द बेस्ट सॉल्यूशन। ऑप्शन 2, जैसे आप फ्रिज या लेने के लिए मॉल में जाते हो, वहाँ पे 50 फ्रिज रखे हैं, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग मॉडल, अलग अलग फैसिलिटीज़ उसमें होती है। तो वो जो सेल्समैन जो होता है ना, वो आपको सब कुछ बताता है, लेकिन उसे जो बेचना होता है ना, जिससे उसे कमीशन ज़्यादा मिलने वाला है, उसको ज़्यादा कलरफुल करके बताता है वो। और उसके बाद वो ये बताता है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों के रिप्लाईज है, लोगों के रिव्यूज़ है। क्योंकि उसको पता है कि आप सोचेंगे कंपनी तो अच्छा ही बोलेगी, आप तो अच्छा ही बोलेंगे, ये प्रोडक्ट अच्छा ही है। तो वो कहता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीपल्स यूजर्स रिव्यूज़ है। और उसे जो चाहिए वो ज़्यादा कलरफुल करके बता रहा है। ये तभी होता है जब कभी करियर ऑप्शंस और ये वो, अरे आप भी तो करते हैं ऐसे अपने बच्चों के साथ। आपको चाहिए कि आपका बच्चा डॉक्टर बने और वो चाहता है वो कोई लेखक विखक बने या कुछ तो दूसरा, तो आप
मेडिकल फील्ड को कलरफुल करके बताते हो, अरे वो देखो मौसी की 2 बंगले उसके क्या क्या हुआ है, और वो तू जो लेखक बनना चाहता है वो तो साला भीख मांग रहा है वहाँ पे। तो आप क्या करते हो, जो आपको चाहिए उसे कलरफुल बनाते हो और बाकी के ऑप्शंस को डल कर देते हो। तो वही चीज़ ये यहाँ कर रहे हैं कि ऑप्शंस दो, लेकिन वो ऑप्शन जो आपको चाहिए उसे ग्लोरीफाई कर दो, उसके कलरफुल कर दो उसको। Force the resistor into choosing to do what you want by appearing to advocate the opposite. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इंसान बहुत शकी होते हैं, या हमारी एक टेंडेंसी होती है छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, अगर कोई भी काम ये करो तो नहीं करेंगे, अगर ये लो, अगर एक दुकानदार, आप किसी दुकान में गए, एक महिला किसी दुकान में गई और उसको फॉर एग्जांपल सोप चाहिए, तो वो 2-3 सोप देख रही है, दुकानदार ने एक अगर निकाल के दिया, अरे मैडम जी यही लो यही लो, अगर वो बार बार कह रहा है यही लो ये अच्छा वगैरह, तो उसके मन में शक पैदा होता है, ये मुझे क्यों चिपका रहा है, ये इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं, मतलब इसको कमीशन ज़्यादा मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो झोल है। तो वो नहीं लेती। क्यों? एक्चुअली दुकानदार को वो बेचना ही नहीं है, उसको बेचना है सेकेंड वन। तो वो बोले मैं ये नहीं लूँगी, मैं वो लेती हूँ। तो अल्टीमेटली ऐसा हो गया कि उसने वही लिया जो दुकानदार को चाहिए था कि ये वो ले। और ये एक निगोशिएशन, द आर्ट ऑफ निगोशिएशन के ऊपर एक बहुत बड़ी किताब, एक बहुत बड़ा कोर्स होता है, एक डिग्री होती है। आर्ट ऑफ निगोशिएटर्स जो होते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से लेके ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो होते हैं वो सिखाए जाते हैं। उसमें से एक ट्रिक है ये कि जैसे एक पिक्चर में दिया था कि सपोज फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड को फर्स्ट टाइम या कभी भी रेस्टोरेंट में मिल रहे हो या कहीं पे भी मिल रहे हो, तो अगर उसके साथ उसकी सहेली है तो अपनी गर्लफ्रेंड को निगलेक्ट करो और उसकी सहेली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। तो क्या होता है पता है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक जेलसी फैक्टर क्रिएट होता है वहाँ पे, वो ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अगर आप उसको निगलेक्ट करोगे और गर्लफ्रेंड को ध्यान दोगे तो इतना कुछ होगा नहीं, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो द स्कैर्सिटी क्रिएट्स डिमांड, ये भी एक ट्रिक है उसकी। आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, अगर आप पीछे पीछे भाग रहे हो तो आपकी कीमत ज़ीरो, आपकी वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो आपको नहीं चाहिए उसको आप एडवोकेट करो, मतलब उसकी तरफ से ज़्यादा बात करो, ताकि उससे सस्पिशियस, उसके डाउट हो सामने वाले को कि ये इसे ही क्यों प्रमोट कर रहा है, उसे क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं वो देखता हूँ। फिर वो उसकी खासियत देखता है और वो खरीदता है। दोनों ऑप्शंस समान है आपके लिए। अगर ये भारी वाला अगर वो लेता तो अच्छा ही है, नहीं तो ये तो लेगा ही वो। Alter the playing field so the only options available are the ones you offer. प्लेइंग फील्ड ही चेंज कर दो। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ तो ऑप्शंस है और इसमें ऐसे भी ऑप्शंस है जो आप नहीं देना चाहते, तो वो जगह ही बदल दो, फील्ड ही बदल दो। ऐसा एक बार इसमें हुआ था 1860 में, जब भी रॉकफेलर ने, जो ऑयल के सम्राट माने जाते हैं, उन्होंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने की सोची थी। और तभी एक ऑप्शन था कि जो छोटी छोटी ऑयल की कंपनीज है उनको परचेस किया जाए। लेकिन अगर ऐसा करते थे, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां थी, तो मार्केट अलर्ट हो जाता था। और फिर क्या होता था, मार्केट अलर्ट होने के बाद उसके रेट्स बहुत बढ़ जाते थे, या फिर वो बेचने के लिए इनकार कर सकते थे, क्योंकि उनके पास दूसरे ऑप्शंस थे एट दैट टाइम। रॉकफेलर ने क्या किया, उससे ये पता था कि ये ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये जो ऑयल कंपनीज है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी बाकी है, तो ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं तोड़ने पड़ेंगे। तो उसने गेम का रूल ही चेंज कर दिया, उसने प्लेग्राउंड ही चेंज कर दिया। उसने क्या किया, वहाँ की जो भी रेलवे लाइंस, अभी यूएसए में और यहाँ पे सब जगह पे प्राइवेट रेलवे कंपनीज थी, और अभी भी है, प्राइवेट रेलवे कंपनीज चलती है। तो जो भी रेलवे कंपनी ये ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती थी, ऑयल फील्ड से सी शोर तक या रिफाइनरीज तक वगैरह, जो रेलवे कंपनीज ऑयल को शिफ्ट करती थी, ट्रांसपोर्ट करती थी,
उसने धीरे धीरे उन सारे रेलवे कंपनीज को ही खरीदना शुरू कर दिया। अब जब सारी रेलवे लाइन उसके ओनरशिप में आ गई, उसके बाद उसने प्रस्ताव रखा, एक तो आपकी कंपनी मुझे बेच दो, नहीं तो आपका ट्रांसपोर्ट बंद, फिर लेके बैठो अपने घर पे उधर। अभी जब उसने प्लेग्राउंड चेंज कर दिया, तब अब कंपनीज के पास दूसरा इलाज ही नहीं है, दूसरे ऑप्शंस तो है ही नहीं। ऑयल प्रोड्यूस करके करेंगे क्या? वहाँ का ट्रांसपोर्ट का पूरा नेटवर्क इसके हाथ में है। अगर ये चाहे तो एक ड्रॉप का ऑयल भी शोर तक जा नहीं सकता, रिफाइनरी तक जा नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ, रॉकफेलर ने आज दुनिया के सबसे अमीर टॉप मोस्ट ट्रस्ट में रॉकफेलर का नाम आता है। आप अगर उनकी संपत्ति अगर जानना चाहो तो गूगल करके देख लो। उनके अगर वो 1 नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे जो है उनकी संपत्ति शायद आधी होगी उनसे, इतने अमीर है वो लोग। उन्होंने गेम का फील्ड चेंज कर दिया, गेम फील्ड ही चेंज कर दिया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि ऑफिस में एक एम्प्लॉई है जो बहुत न्यूसेंस, मतलब बहुत ही न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है साला, कुछ काम धाम नहीं करता है, कुछ नहीं। उसको सैक नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी जो उसका जो बॉस है ना, या फिर ये एरिया का जो एमएलए है, जो मिनिस्टर है या एमएलए इस स्टेट का, वो उसका कोई तो है, सगे वाला है, कुछ तो पहचान वाला है, एमएलए है या एमपी है, कुछ भी। तो इसको कुछ नहीं कर सकते। इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसको अगर निकाला ना मैंने, तो ये वो एमएलए के पास जाएगा, न्यूसेंस क्रिएट करेगा, यहाँ ये शहर ही उसका है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो कंपनी क्या करेगी? मैं क्या करूँगा, उसको प्रमोशन देके दूर स्टेट में ट्रांसफ़र कर दूंगा उसकी, पहले प्रमोशन देके। मतलब अभी मैं उसको कठपुतली की तरह नचा रहा हूँ, मैं उसको प्रमोशन देके उसको शिफ्ट कर दिया मैंने उसको। अब वहाँ वो तेरा एमएलए, ये स्टेट का एमएलए वहाँ काम आने वाला नहीं है, वो शहर भी तेरा नहीं है, वहाँ तेरे ऑप्शन सारे बंद हो गए। मैंने प्ले फील्ड ही चेंज कर दिया, मैंने फील्ड ही चेंज कर दिया। अब मरो वहाँ पे। अब जो मैं कहूँगा, जो ऑप्शंस मैं दूंगा, वही तुम्हें मानने पड़ेंगे। और ये जो ट्रिक है वो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट फील्ड में बहुत चलती है। आपको क्या लगता है, फॉरेन ट्रांसफ़र जो होते हैं वो क्या हर एक अपने इंटेलिजेंस पे होते हैं? बहुत सारे न्यूसेंस वाले कंपनी के लिए एक को फॉरेन भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है बॉलीवुड में भी ये होता है। आपको क्या लगता है कि ये बॉलीवुड वाले जो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे शूट करते हैं, वो क्या खुशी खुशी करते हैं? उनके पास बहुत पैसा ज़्यादा है डालने का, इसलिए वो जाते हैं वहाँ पे। एक कारण तो है कि उनको एक कैनवास बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, सीनरी अच्छी मिलती है। लेकिन वो तो इंडिया में भी है, इंडिया में भी मिल सकता है ये सब। इंडिया में क्या नहीं है? आइस है, रेगिस्तान है, जंगल है, पहाड़ है, समुंदर है, नदी है, सब कुछ है। तो वहाँ पे क्यों जाते हैं? वहाँ पे इसलिए जाते हैं क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स की प्रोडक्शन कंपनी है, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, इसलिए मुझे पता है। यहाँ पे ये जो हीरो हीरोइन, हीरो लोग मतलब कुछ गिने चुने छोड़ के, जैसे शाहरुख खान, आमिर खान वगैरह छोड़ के, दिस पीपल आर वेरी वेरी प्रॉम्प्ट इन देयर वर्क, बहुत ही पंक्चुअल और प्रॉम्प्ट। लेकिन बाकी सारे इतने गए गुजरे हैं कि सुबह 9 की शिफ्ट होगी तो ये आएंगे 12 बजे 1 बजे आएंगे, फिर टाइम पास करेंगे, फिर रात को क्लब जाना है, इधर जाना है, ऐसा सब करते। एक बार तुमको फॉरेन में जाके बिठाया तो अब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। अब तो तुम्हें टाइम पे सेट पे आना है, क्योंकि आप देखिए ये जो सब शूटिंग होता है वो रिमोट प्लेस पे, गाने भी नहीं का शूटिंग रिमोट प्लेस पे कर देते हैं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आप कहाँ जाओगे? ना तो वहाँ आपके दोस्त है, ना तो रिलेटिव्स है, ना तो कोई है। आपकी वहाँ का जो प्रोडक्शन यूनिट है वही आपकी फैमिली है, आप जाओगे कहाँ? तो शूटिंग बहुत फास्ट ख़त्म होती है और प्रोडक्शन का एक दिन का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ये सारे ट्रिक्स खेले जाते हैं, उनका प्लेग्राउंड ही बदल दिया। अब क्या करोगे? अब जैसा हम नचाएंगे वैसे ही नाचना पड़ेगा। नेक्स्ट, श्रिंकिंग ऑप्शंस फोर्स पीपल टू बाय इन नाउ और एल्स द गुड्स वोंट बी अवेलेबल टुमारो। ये तो हम सभी को पता है। अगर दुकान में हम कभी जाते हैं और बोलते हैं नहीं अभी रहने दो, अगले हफ्ते देखते हैं, तो दुकानदार बोलेगा लेकिन हाँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता इसकी, ये तो इसका डिमांड तो बहुत ज़्यादा है,
मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको अगले हफ्ते मिलेगा कि नहीं, ये तो बहुत फास्ट जा रहा है, ये तो मॉडल डिसकंटिन्यू हो जाएगा, सब जाएगा। फिर हम सोचते हैं आइला नहीं मिला तो, नेक्स्ट टाइम नहीं मिला तो अभी ले लेते। तो ये एक डर पैदा करते हैं कि जो ख़त्म हो जाएगा करके। देन द वीक मैन मस्ट बी प्रोपेल्ड इनटू एक्शन थ्रू फियर एंड टेरर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे इतने बुज़दिल होते हैं या इतने कमज़ोर होते हैं कि साले वो ये तुमने जो 3-4 ऑप्शन दिए हैं वो भी लेने की, उसमें से भी सिलेक्ट करने के लिए डरते हैं या उसमें से भी सिलेक्ट करने के लिए बहुत देर लगा देते हैं। अगर ऐसा कभी हुआ तो फिर उनको फियर एंड टेरर, डर दिखा के उनको सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। जनरली आपने अगर देखा होगा तो जो बम्बई में जो मिल मज़दूरों का जो स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद जो मिल वर्कर्स थे उनको उनको ये जब सिचुएशन आई निकालने की वहाँ पे, तो एट दैट टाइम वो मिल मज़दूर और ये थे वो अनपढ़ थे, मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वॉलंटरी रिटायरमेंट या यूनिट शिफ्ट या ऐसे कुछ 2-3 ऑप्शन थे, वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर उनको डर दिखाया गया, ओके मतलब लॉकआउट कर दिया, मतलब इतना डर दिखाया कि आपका जॉब जाएगा, आप रास्ते पे आ जाओगे, ये होगा वो होगा। फिर उन्होंने फटाक करके जो 3 ऑप्शन थे उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया। हर एक ने अलग अलग किया होगा लेकिन फटाफट कर दिया। तो जो लोग फिर अगर ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए अगर टाइम लगा रहे तो फिर उनको डर दिखाना पड़ेगा, फियर दिखाना पड़ेगा। ये जो नियम है ये सारे कॉरपोरेट फील्ड के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, ये सारे आपके ऊपर हमेशा यूज़ होते हैं। आपको पता है या नहीं ये मुझे पता नहीं, आप मतलब आपको महसूस हुआ या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये आप पर यूज़ होते हैं हमेशा। और जब भी कभी आपके सामने 2-3 ऑप्शन आएंगे तब आप ये ध्यान में रखना, ये तीनों ऑप्शन जो है वो साले कंपनी के ही फ़ायदे के हैं या सामने वाले के ही फ़ायदे के हैं। आपको सिर्फ लालच दिया जा रहा है, तो आप देखना उसको सिलेक्ट करते समय ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए और फिर डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्वॉल्विंग योर विक्टिम इन योर स्कीम विद द थ्रेट ऑफ देयर एक्सपोजर लिटिल विल कीप देम टाइड टू यू। दे कैनॉट एक्सपोज यू बिकॉज दे विल बी फाउंड आउट एज वेल। हमारी कोई स्कीम है, जैसा मैंने कहा था कि बचपन में जब स्कूल के बाहर के ठेले के ऊपर से कुछ लेना है तो हम अपने दोस्त को भी लेके जाते थे, यानी कि अगर पकड़े गए तो मैम ये भी था साथ में, या फिर वो अगर चुगलीखोर रहेगा तो उसको खास करके लेके जाते थे, क्योंकि अगर वो चुगलीखोर है तो अब तो वो चुगली नहीं करेगा क्योंकि वो भी साथ में था। अगर लटक गया तो मुझे अगर लटका है तो वो भी लटकेगा। आपने बहुत बार डायलॉग सुने होंगे, अगर मेरे ऊपर आँच आई, मैं अगर लटक गया तो मैं तुम सबको लेकर डूबूंगा। ये टेक्निक है। आपका जो विक्टिम है उसको जब आप इन्वॉल्व करते हो तो बाद में वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद शामिल है उसमें। ये सारी चीज़ें जो होती है वो कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, ऑफिसेस में भी होती है। जो जहाँ पे रिश्वतखोरी जहाँ पे होती है, अगर रिश्वत लेने ऑफिस में 50 लोग हैं उसमें से 10 लोग रिश्वत लेते हैं या करप्शन कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं ऑफिस के, तो उनमें से 10 में से कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि अगर बोलेगा तो वो भी फंस जाएगा उसमें। सो दिस इज द सेम रूल। द लास्ट वन देखते हैं। यूज द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, विच एवर वे दे चूज देयर इज नो एस्केप। अगर उन्हें ऐसा महसूस करवाना चाहिए सामने वाले को कि तू किसी भी रास्ते से जा, तू बचने वाला नहीं है। जैसे बैल होता है, उसके 2 सींग होते हैं, अगर उसने आपको आके कॉर्नर कर दिया तो अब यहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ ये सींग है, यहाँ ये सींग है, कॉर्नर से आपको दोनों साइड से उसने पंच कर दिया। तो आपका जो विक्टिम है जिसके ऊपर आप ये कार्ड खेल रहे हो, ट्रम्प कार्ड जो खेल रहे हो, उसको ये महसूस होना चाहिए कि इनमें से बचने का रास्ता ही नहीं है। ये जो ऑप्शन सामने वाला दे रहा है उसमें से ही सिलेक्ट करने हैं, बचने का ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। लेकिन ये लास्ट पॉइंट है वो बहुत
गंभीरता से या फिर बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको सामने वाले को फंसाना है। तो लास्ट पॉइंट में ऐसा लगेगा कि आप उसको फोर्स कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो या फिर धमकी दे रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा सोच समझ कर टैक्टफुली यूज़ करना चाहिए कि ये इतना ही है बाबा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तभी वो जो है वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करेगा। अरे बहुत सारी मदर्स, मम्मी जो माएँ होती है, वो मॉल में मैंने देखी है कि अपने बच्चों को ज़ोर से बोलती है, ये चाहिए कि ये चाहिए, अगर इसमें से कुछ चाहिए तो ले, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो यही करती है, वो लास्ट ऑप्शन देती है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बच्चा अपना जो उसमें से एक सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उससे पता है कि ये दोनों में से बाहर का कुछ है ही नहीं। सो दीज आर ऑल द रूल्स, दिस रूल डिपेंड्स ऑल द ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। और जो निगोशिएशन, द आर्ट ऑफ द निगोशिएशन जिसे बोलते हैं, उसके ये ट्रिक्स है। यहाँ पे आपके सेंटिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इमोशंस यूज़ किए जाते हैं, फियर फैक्टर यूज़ किया जाता है, ये साइकोलॉजी यूज़ की जाती है पूरी, और बॉडी लैंग्वेज, ये सब इसमें यूज़ किया जाता है। ये समझने की आपको बहुत ज़रूरत है अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में एक बड़े सेक्टर में काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होती है हमेशा, याद रखिए। तो इससे बच के रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।